बचपन में भले ही सभी सोचते हों कि काश हम बड़े होते तो कितना अच्छा होता, परंतु जब सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद करके खुश हो जाते हैं। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उस समय समझ नहीं आती, क्योंकि उस समय सोच का दायरा सीमित होता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती हैं वही बातें समझ आ जाने के बाद सही साबित होती हैं। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से वह और उसके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। लेखक कहता है कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी तरह का होता था। सभी के पांव नंगे, फटे हुए कपड़े और कई जगह से फटे कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए होते थे और सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। जब सभी खेलकर धूल से लिपटे हुए कई जगह से पांव में छाले लिए, घुटने और टखने के बीच की टांग के पीछे मांस वाले भाग पर खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ पिंडलियां ले लेकर अपने घर आते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती, बल्कि उल्टा और ज़्यादा पीट देती। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते कि जब बच्चे को पीटना शुरू करते तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक से मुंह से लहू बहने लगा है, और ये भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले जाते। लेखक कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। वहाँ लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे, और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर सिखा देंगे और दुकान पर खाता लिखवाने लगा देंगे। लेखक कहता है कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली लगती है। लेखक कहता है कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके साथी चपरासी से छुप छुपाकर कभी कभी फूल तोड़ लिया करते थे। परंतु लेखक को अब यह याद नहीं है कि फिर उन फूलों का वे क्या करते थे। लेखक कहता है कि शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे और माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होगी, या लेखक और उसके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की तरह खा या चर जाया करते होंगे। लेखक कहता है कि उसके समय में स्कूलों में साल के शुरू में 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी। फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल ही छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चला जाता था। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उसके साथी उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांगकर खाने लगते। लेखक कहता है कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाता था,
उस साल लेखक अपने घर से दूर जो तालाब था वहां जाया करता था। लेखक और उसके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। फिर गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ करके फिर उसी किसी ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा देते थे। लेखक कहता है कि उसे यह याद नहीं है कि वे इस तरह दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। लेखक कहता है कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते तो वे लोग दिन गिनने शुरू कर देते थे। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते। काम न किया होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज़्यादा बढ़ने लगता। लेखक बताता है कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा की बातें, गालियां और उसकी मार पिटाई का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बहुत अलग था। उसका मटके के जितना बड़ा सिर था, जो उसके 2.5 फुट के छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगता था। जब भी लड़ाई होती थी तो वह अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता था, वह अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। लेखक कहता है कि जिस स्कूल में वह पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। दाईं ओर का पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रेयर के समय वे बाहर आते थे और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गोरे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती थी। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लात घूंसे के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति में पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा या सुना हो। लेखक कहता है कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु 1-2 कारणों के कारण कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगा। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे, फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी न होकर बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती न करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। लेखक कहता है कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता
तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इस बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक कहता है कि जब वह स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आया करते थे। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। लेखक कहता है कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते हुए या हंसते हुए नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दागों से भरा चेहरा और बाज से तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले जूते, ये सभी चीज़ें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। लेखक अपनी पूरी जिंदगी उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतमचंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे। अभी उन्हें पढ़ते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी, कल इसी घंटी में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतमचंद ने बारी बारी से सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थी को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतमचंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वह भड़क गए। लेखक कहता है कि जिस दिन हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतमचंद को निलंबित किया था, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्ट बहाल नहीं करेंगे तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते, फिर भी जब भी फारसी घंटी बजती तो लेखक की और उसकी कक्षा के सभी बच्चों की छाती धक धक करने लगती और लगता जैसे छाती फटने वाली हो। लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, वह कमरा जिसमें चारों ओर खिड़कियां और दरवाजे हों, किराए पर ले रखा था। पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वे पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे।